हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों इकोनॉमी के 5 सवाल सॉल्व करते हैं क्विकली। ये हैं हमारे आज के टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए डायरेक्टली स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। 5 सवाल इकोनॉमी के। पहला सवाल दोस्तों जुड़ा हुआ है एफसीआई से। तो एफसीआई के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने बतानी है कौन सी करेक्ट है। पहला कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा मिनिस्ट्री के बारे में लिखा है कि एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। एंड देन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको बनाया गया था। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शंस हैं 1, 2 एंड 3 ओनली या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एफसीआई न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि खाना रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है देश में कोरोना पेंडेमिक के चलते। तो एफसीआई के बारे में पढ़ना भी हमें चाहिए। मेंस में भी सवाल पूछे जा सकते हैं एंड प्री में भी। तो दोस्तों राइट आंसर इज 1 ओनली। दोस्तों स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि जो एफसीआई एक्ट आया था 1964 का, जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति चल रही थी, उस दौरान हमने देश में जो डिसाइड किया था कि कैसे खाना प्रोक्योर किया जाएगा, ग्रेन्स प्रोक्योर किए जाएंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। एंड देन दोस्तों मिनिस्ट्री इज कंज्यूमर वेलफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, भारत सरकार के तहत जो आती है। एंड इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ लें तो जो फायदे की बात है, हमने अपने फूड प्रोसेसिंग से लेकर जो आसपास जुड़ी हुई चीज़ें एग्रीकल्चर की, हमारी जो सीरीज चल रही है पूरी की पूरी मेंटरशिप बैच, आप जाके जो हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो इन सब टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मेंस में सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर यह है मनरेगा, या फिर जो स्कीम है जिसके तहत हमें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो उसके तहत कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। पहला, जो मिनिस्ट्री कौन सी है, रूरल डेवलपमेंट है, वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसके पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। दूसरा, ये लीगल गारंटी देती है 200 दिनों की एम्प्लॉयमेंट की हर एक फाइनेंशियल ईयर में। किसको? एक एडल्ट मेंबर को हर एक रूरल हाउस होल्ड में। एंड देन वो क्या काम करेगा? पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड वर्क करेगा। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज है उस पर या उससे ऊपर भी हो सकती है, स्टेट डिसाइड कर सकती है। एंड देन ये एक्ट किसको फॉलो करता है? ये फॉलो करता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 में लिखे हुए हैं, तो उसको फॉलो करते हुए एक्ट बनाया गया। तो दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर करेक्ट? 1 एंड 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी के बाद, हम इसमें जब ऐसे यूपीएससी हमसे सवाल पूछता है उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने ऐसा आंसर क्यों मार्क कर दिया, ऐसे ये मेरे से गलती कैसे हो गई। तो थोड़ा सोच समझ के मार्क करें तो आंसर सही मिल जाएगा। राइट आंसर इज यहाँ पर 1 ओनली। दोस्तों पहली बात तो 200 दिनों की गारंटी नहीं है, 100 दिनों की गारंटी है। ठीक है, 100 डेज की है। दूसरी बात है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को पूरा करने के लिए नहीं लाए गए थे, ये डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में लिखा हुआ था आर्टिकल 41 में कि जहां पर लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाए, तो उसको पूरा करने के लिए लाया गया था। आर्टिकल 21 में जो डिग्निटी है, लाइवलीहुड की बात है, वो लेटर ऑन जो हमने कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन 2008-9 में ऐड हुई थी। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए नहीं लाया गया था। ठीक है, तो आप अभी देखें तो लगता है हाँ की बात हो सकती है, लेकिन जब लाया गया था तब डीपीएसपी के लिए था। ठीक है, जो 2005 में इसको लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही है जो सभी के साथ मिलकर 100 दिन की गारंटी है। आप जाके अगर आप अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं तो आप जाके गांव में। ठीक है, एक बात और भी है कि सिर्फ रूरल एरियाज में है ना। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, तो बात ध्यान देने वाली है। ओके, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत जगहों पर ये टच करता है। जैसे डीपीएसपी को पूरा करने के लिए जो हमारे पार्ट 4 में डीपीएसपी लिखी है, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, उसको पूरा करने के लिए लाया गया था। बाकी उसके बाद तो ग्रेजुअली देखें तो बहुत सारी चीज़ें टच हो जाती हैं जो हमारे मनरेगा इसको टच करता है। ये हमें ऑप्शनल में सवाल पूछा जाता है, ये जीएस का सवाल है, तो इसीलिए इसको ढंग से प्रिपेयर करना हमेशा ही जरूरी। ओके, देन दोस्तों अगले जो चलते हैं सवाल की तरफ। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था मनोदर्पण। आपने बताना है ये इनिशिएटिव, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा मेंटल हेल्थ के लिए और इमोशनल वेलबींग के लिए, किसको करेगा? ठीक है, इट विल प्रोवाइडेड टू हुम। ठीक है, आपने बताना है मुझे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, या परिवारों को, या इन सभी को। ठीक है, मनोदर्पण किसको प्रोवाइड करेगा? दोस्तों सभी को करेगा। अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान की बात की, उसमें एजुकेशन की में बात की उन्होंने, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन विद इक्विटी, कि सभी को जो इक्वल एक्सेस, इक्विटी से एक्सेस मिले अच्छी एजुकेशन का। एंड देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पूरी स्कीम को लॉन्च किया, मनोदर्पण एक इनिशिएटिव को, जो कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फैमिलीज को मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के बारे में काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है। ओके, देन दोस्तों आपने जो WHO के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में है। दूसरा, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। एंड देन इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1919 इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट? अगेन ध्यान से मार्क करनी है। यूपीएससी में ऐसी छोटी छोटी गलतियों के हमारे 2.66 मार्क्स कट जाते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन के गए, 0.66 मार्क्स नेगेटिव, तो इसीलिए इफेक्टिवली हम 3.25 नंबर वहाँ पे लूज कर देते हैं, नहीं करने। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज यहाँ पर 2 ओनली, क्योंकि
हेडक्वार्टर्स कहाँ, यूएन में नहीं है तो उसके न्यूयॉर्क में नहीं है, जिनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। बाकी बहुत सारी यूएन की बॉडीज़ के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क वाशिंगटन के आसपास ही रहते हैं, तो लेकिन इसका जिनेवा में है, बात ध्यान देने वाली है। और ये यूएन की स्पेशलाइज बॉडी है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1948 में। 1950 में ये जो इट वाज फंक्शनिंग है, 1951 में इसका ऑफिस वगैरह बन गया था। लेकिन ऐसे ही एक पैरेलल एक लीग ऑफ नेशंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी थी 1919 में जो इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन डिसमेंटल हो गई एलओएन के साथ साथ ही, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम के देखें तो सिर्फ आईएलओ ही है जो अभी तक चल रही है एज सच, ठीक है। अदरवाइज इसको डिसमेंटल कर दिया गया था एंड देन उसके बाद डब्ल्यूएचओ री एस्टैब्लिश हुई थी। ओके दोस्तों, ओके, गलती नहीं करनी वाली स्टैंडर्ड से चीज़ की। ओके, देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इससे जुड़ी हुई आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है जीएसटी की, या ये इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है 2016-17 में लाई गई थी। ये एक डेडिकेटेड नेशनल फंड है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी इमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिचुएशन से डील करना, या इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर मार्क कीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें से क्या कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। राइट आंसर इज इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, दैट इज करेक्ट। जब दोस्तों डीमोनेटाइजेशन हुई थी उसके बाद सरकार ने एक मौका दिया था कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो उसका डायरेक्टली 30% टैक्स पे कीजिए, उस पर पेनल्टी थोड़ी सी एंड सरचार्ज पे करके आप अपना जो पैसा वाइट मनी करा सकते हैं ब्लैक मनी से, लेकिन बहुत सारा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो लेकिन कहीं ना इफेक्टिवली आपका वो सारा पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा। तो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम सरकार टाइम एंड अगेन लाती रहती है। देन दोस्तों जो पहली ऑप्शन बनाई थी यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम जो जीएसटी वाली, ये सबका विश्वास एक स्कीम है, हमने बार बार डिस्कस की है ना। जो जीएसटी की एरा के पहले जैसे सर्विस टैक्स एक्सेट्रा बहुत कुछ हुआ करता था, अगर उस वक्त कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो अब जीएसटी आने के बाद कैसे उसको डिस्प्यूट सेटल करेंगे, तो सरकार ने वहाँ पर भी एक सबका विश्वास स्कीम चलाई हुई है, वो भी एमनेस्टी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम ही है, ठीक है। एंड देन जो आखिरी हमारी ऑप्शन थी कि ये जो सी ऑप्शन कि नेशनल फंड, वो आपको पता है पीएम केयर्स एक फंड बनाया गया जो नेशनल डिजास्टर्स टाइप को जो डील करने के लिए एंड पर्टिकुलरली अभी कोविड-19 पेंडेमिक के लिए जो रिलीफ प्रोवाइड करेगा, जनता इसको इसमें पैसा डाल सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरनेशनली भी, एंड ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जैसे एस्टैब्लिश इसको किया गया है। ऑलराइट दोस्तों, बस ये छोटे छोटे से कुछ सवाल जिसमें हम कुछ सीखते रहते हैं। बाकी लेक्चर खत्म, मार्केटिंग स्टार्ट 2000 कोर्सेज के 21 के कोर्सेज के बारे में, जहाँ पर हम पीसीएम बैच की बात करते हैं। पीसीएम बैच के बारे में कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं एंड उसके बारे में जान सकते हैं क्या क्या इसमें अवेलेबल है। एसए की क्लासेस भी इसमें शामिल हैं, लेकिन एसए इवैल्यूएट करवाने के लिए सेपरेट कोर्स है, बाकी ऑप्शनल की क्लासेस हैं एंड हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको चीज़ें और थोड़ा सस्ती मिल जाती हैं। जो प्री की टेस्ट सीरीज भी है, बाकी हमारे जो ये वेबसाइट है sleepyclasses.com पर जाकर टारगेट 2021 के बारे में आप जान सकते हैं, वहाँ पर ये टैब लगा हुआ है टारगेट 2021। एंड अगर आप 2020 के कोर्सेज देख रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग और हमारे टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग है, डेली एक आंसर आप लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड देन अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा आपको लगता है कि आपको थोड़ा वीक है आपका, इसको मजबूत करना है, तो आप सेपरेट जो क्रैश कोर्स भी सब्जेक्ट वाइज 2020 के लिए अभी अवेलेबल है, आप इसको जो अवेल करके जो अभी प्री जैसे थोड़ा पोस्टपोन हो गया है तो फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी मैड, प्रीक्योर, प्रीमिक्स बहुत सारा सामान है, पूरी की पूरी जीएस कवर्ड है, आप इसका फ़ायदा उठाएं एंड लेक्चर्स के थ्रू और अपने आप को एनरिच करें, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ sleepyclasses.com टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर डाउनलोड्स का बटन लगा हुआ है, तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे बस थोड़े बहुत सवाल सॉल्व करते रहेंगे हर रोज़ एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि आपने 1500 सवाल तो सिर्फ प्रीमिक्स के थ्रू ही सॉल्व कर दिए। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोज़ में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।